आप जैसे अंदर से हेल्दी रहोगे, आपका गट अच्छा है, आपके मिनरल्स पूरे जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो आपकी स्किन उतनी ग्लो करेगी बाहर से भी। तो सिंपल सा फंडा है, अच्छा खाना है, राइट, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में नहीं पड़ना है, कॉस्मेटोलॉजी में नहीं जाना है। हेल्दी स्किन क्या है, उसके लक्षण क्या है? सिर्फ गोरा होने से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस स्किन कलर के साथ आप पैदा होते हो वो आप नहीं बदल सकते, राइट, बट आप उसको निखार सकते हो, आप उसको इवन टोन कर सकते हो, आप उसको क्लीन रख सकते हो। स्पॉट्स नहीं होने चाहिए, पिंपल्स नहीं होने चाहिए, इवन टोन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं ब्लैक है, कहीं साफ है, कहीं पिगमेंटेशन है। तो आप इनको क्लियर करके अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हो। क्या स्कैल्प सोराइसिस से परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो एक्चुअल में कैसे पता लगे कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है किसी को भी, वो सोराइसिस है? सोराइसिस का एक ही सिग्निफिकेंट सिम्टम है, जब आपको रैशेज होंगे कहीं भी बॉडी पे, और ज़्यादातर शुरुआत उसकी स्कैल्प से या पैरों के तलवों से या टो से होती है। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक और नया पॉडकास्ट आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं। हमारी पॉडकास्ट की इस सीरीज में तरह तरह के पॉडकास्ट आप लोग देखते हैं। हम आयुर्वेद को लेकर भी बात करते हैं, ज्योतिष को लेकर भी बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी को लेकर भी हम इस पॉडकास्ट में बात करते हैं। आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट रहने वाला है, इसके अंदर भी हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद को लेकर। आज बात होगी इस पॉडकास्ट में आपकी स्किन को लेकर, कि आखिर जो हमारी स्किन में प्रॉब्लम आ रही हैं उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। आयुर्वेद क्या हमें बताता है, कैसे आयुर्वेद को अपनाना चाहिए, क्या आयुर्वेद स्लो काम करेगा स्किन के लिए, या आयुर्वेद को अगर हम अपना लेते हैं तो हमारी स्किन की जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज स्किन के लगातार बढ़ रही हैं, उन्हें हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पॉडकास्ट में आज हम जानने वाले हैं। क्योंकि हमारे साथ आज पॉडकास्ट में जो खास मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर मेघा। डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं, लगातार वो लोगों को जागरूक करते आ रही हैं आयुर्वेद के माध्यम से कि कैसे आप अपनी स्किन को ठीक रख सकते हैं। तो पॉडकास्ट में स्वागत करते हैं डॉक्टर मेघा का। डॉक्टर मेघा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड। आप कैसे हैं? हम बहुत बढ़िया हैं। आज हम तीनों बैठे हैं, आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे आपको देखते हैं जी। लोग, आपकी वीडियो, आपके कंटेंट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जी, थैंक जैसा यू। हमने शुरुआत में बात करी, स्किन को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। स्किन को लेकर लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि यार स्किन को ग्लो कैसे करें, हेल्दी कैसे रखें, तरह तरह के सवाल हैं। पहला मेरा सवाल सीधा आपसे ये, डॉक्टर मेघा की स्किन का राज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू माई जीन्स, राइट, थैंक्स टू माई मदर। तो वो जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एंड आई डोंट यूज़ मच कॉस्मेटिक्स या मच मेकअप ऑन डेली बेसिस। हाइड्रेशन रखती हूँ, मॉइस्चराइजेशन रखती हूँ, क्लेंस करती रहती हूँ। एंड बाहर से जो दिख रहा है वो सिर्फ अंदर का रिफ्लेक्शन है। स्किन इज़ द ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर साइड। सिंपल सी बात है। आप जैसे अंदर से हेल्दी रहोगे, आपका गट अच्छा है, आपके मिनरल्स पूरे जा रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो आपकी स्किन उतनी ग्लो करेगी बाहर से भी। तो सिंपल सा फंडा है, अच्छा खाना है, राइट, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स में नहीं पड़ना है, कॉस्मेटोलॉजी में नहीं जाना है। कीप इट सिंपल, नेचुरल चीज़ों को अडॉप्ट करके भी आप अपनी स्किन को खूबसूरत रख सकते हैं। तो यही राज है आपकी स्किन। हाँ, कह सकते हो। लेकिन हमारे लिए तो ये प्रॉब्लम्स होती है ना कि हमें तो डेली मेकअप फेस करना है, बट जी। ये अपनी स्किन को ग्लोइंग रखना है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि लोगों के लिए ग्लोइंग स्किन का मतलब होता है गोरा होना। हेल्दी स्किन क्या है, उसके लक्षण क्या है? सी, आजकल इंडिया में ना कोरियन स्किन बहुत चल रहा है, गोरा होना है ना। कोरियन मिथ्स हैं, फैक्ट्स हैं। तो लोग कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी वायरल होता है और वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, बट वो ये समझते नहीं है कि इंडिया का जो स्किन टोन है, इंडिया के लोगों का, वो अलग है, ब्रिटिश है, बहुत फेयर तो नहीं है। और हमारा कॉम्प्लेक्शन, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जेनेटिक कोडिंग, सब कुछ डिफरेंट है अगर हम कोरियन से कंपेयर करें तो हमें उनके पीछे ना भागते हुए सिर्फ गोरा होने से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस स्किन कलर के साथ आप पैदा होते हो वो आप नहीं बदल सकते, राइट, बट आप उसको निखार सकते हो, आप उसको इवन टोन कर सकते हो, आप उसको क्लीन रख सकते हो। स्पॉट्स नहीं होने चाहिए, पिंपल्स नहीं होने चाहिए, इवन टोन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं ब्लैक है, कहीं साफ है, कहीं पिगमेंटेशन है। तो आप इनको क्लियर करके अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हो। डॉक्टर मेघा, मुझे आपसे अब ये पूछना है, जैसे कि आपने कोरियन स्किन की तो बात कर ही दी, लोगों को चाहिए ग्लास स्किन। जी। अब उसके लिए लोगों को ये नहीं चाहिए होता कि मैं गोरी हो जाऊं, जैसा स्किन कलर है वैसा ही चाहिए, लेकिन ग्लास स्किन चाहिए। जी, जी। इज इट पॉसिबल फॉर इंडियंस टू हैव ग्लास स्किन?
ग्लास स्किन तो नहीं पॉसिबल है, बट येस आप एक ग्लोइंग जो इफेक्ट चाहिए होता है बेसिकली चीक्स पे, नोज पे, राइट, यही है ग्लास स्किन की क्लियर क्रिस्टल स्किन दिखना चाहिए। उसके लिए आप मतलब अंदर से तो चीज़ें आप करोगे ही, अगर आपके न्यूट्रिएंट्स अच्छे हैं, विटामिन्स पूरे हैं, आप अच्छा फूड खा रहे हो। अब वो डेली जंक खा के तो नहीं हो सकता फॉर श्योर, या डेली स्मोकिंग अल्कोहल करके नहीं हो सकता। उसके लिए आपको फ्रूट्स पे आना पड़ेगा, आपको सीड्स खाने पड़ेंगे ताकि आपके इंपॉर्टेंट विटामिन, न्यूट्रिएंट सब आपको मिले, मिनरल्स मिले। और ऊपर से आप बस क्लेंस करते रहो। मतलब जैसे आप लोगों ने बोला कि आप मेकअप डेली बेसिस पे लगाना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं है, तो वो मेकअप आप बहुत देर के लिए मत लगाओ। जैसे ही काम खत्म हो गया आप उसको रिमूव कर दो, है ना, फेस वॉश कर लो, मॉइस्चराइज करो, एलोवेरा जेल लगा के रखो ताकि मेकअप से आपको ड्राइनेस ना बने या यहाँ पे पिगमेंटेशन ना हो या स्किन रफ ना हो। तो ऐसी चीज़ें करके भी आप अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हो। बट एलोवेरा का आपने कहा, तो एलोवेरा बहुत तरह के मार्केट में मिलते हैं जी। ज़रूरी नहीं है सभी असली हों। तो क्या प्लांट से लेकर लगाना है, या मार्केट में कौन सा अवेलेबल है जो हम लगा सकते हैं हमारे लिए हेल्दी हो? कंप्लीटली जो हम घर में पौधा लगाते हैं ना एलोवेरा का, मैं उसी की बात कर रही हूँ। उसका आप एक तोड़ के उसका जेल एक्सट्रैक्ट करके आप नॉर्मल उसको रब करके 5 से 10 मिनट छोड़ के एंड वॉश ऑफ कर सकते हो। तो वो नेचुरल आपको सारे वो गुण दे देगा ग्लास स्किन वाले। जो ग्लो नहीं कर पा रहे हो वो ग्लो करोगे, और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, ब्लैकनेस है या फिर पिगमेंटेशन है या फिर आपका ऑयली स्किन रहता है, तो उसको भी वो कंट्रोल करके रखेगा। डॉक्टर मेघा, एक चीज़ मुझे इसमें पूछनी थी। आपने अभी बोला पिगमेंटेशन के बारे में, मेलाज़मा वगैरह जो हो जाता है लोगों को। मेरी एक फ्रेंड है, आफ्टर प्रेगनेंसी उसको मेलाज़मा हो गया, फेस पर झाइयाँ आ गई हैं, वो बड़ी परेशान है। जब मैंने उसको बताया मुझे आपसे मिलना है, तो उसने बोला कि ये ज़रूर पूछ कर आना और मुझे ज़रूर बताना। जी, तो क्या करे वो? जैसे आपने खुद ही बोला कि पिगमेंटेशन यूजुअली फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद ही आता है, क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस बहुत है। प्रेग्नेंट हुए, हार्मोन बदल गया, प्रेगनेंसी में हार्मोन अलग चला, फिर ब्रेस्ट फीडिंग में हार्मोन अलग चला, फिर ब्रेस्ट फीडिंग आपने वीन ऑफ कराया तो हार्मोन आपका अलग चल रहा है। तो इतने फ्लक्चुएशंस हैं फीमेल बॉडी में हार्मोनल लेवल पे। तो उसको कंसीडर करने के लिए सिर्फ अपने स्किन का हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन और क्लेंजिंग पे भी अगर हम ध्यान देंगे, क्योंकि अक्सर प्रेगनेंसी के बाद हम बच्चे में लग जाते हैं और खुद को भूल जाते हैं, राइट। अगर मतलब हमें 5 मिनट सिर्फ शावर के लिए मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में बस क्लेंज और मॉइस्चराइजेशन करते रहना है, राइट। और वो पिगमेंटेशन के जो इश्यूज हैं वो फेड ऑफ हो जाते हैं अगर हम इतना भी कर पा रहे हैं तो। तो अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है बेसिकली। बहुत ज़रूरत है, फीमेल्स को तो बहुत ज़रूरत है। वी कांट एक्सपेक्ट कि पापा ही ध्यान रखेंगे, हस्बैंड ही ध्यान रखेगा, बेटा ही ध्यान रखेगा, राइट। हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं एंड रखना भी चाहिए, और अपने आप को प्रायोरिटी पे बिल्कुल रखना चाहिए ऑलवेज। मैं तो रखती हूँ। दिख भी रहा है। थैंक यू, थैंक यू। आज की डेट में ना लड़कों और लड़कियों के एक ना कॉमन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है स्किन की, ऑयली स्किन। स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल सा रहता है, परेशान रहते हैं कि यार ऑयल लगातार आ रहा है। तो आयुर्वेद क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट बता रहा है इसका? ऑयली स्किन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहो कि स्किन का टेक्सचर बदल जाए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने बोला स्टार्टिंग में, आप जिस टेक्सचर, टोन, कलर के साथ पैदा हो रहे हो वो कोई नहीं बदल सकता, राइट। बट हम अगर ऑयली स्किन है, अब आई गई है, तो हम ऑयल कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जो ऑयल है वो हमारे ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो जब ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसको ऑयल सिक्रीशन को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा ऑयली ना खाएं, राइट। जितना ऑयल कम मिलेगा उतना ऑयल कम सिक्रीट होगा। अगर ऑयल बार बार सिक्रीट हो भी रहा है तो आप वॉश ऑफ करते रहो नॉर्मल पानी से। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा फेस वॉश ही यूज़ करना है या बहुत महंगा प्रोडक्ट यूज़ करना है। पानी से भी धोते रहोगे, उसको सुखाते रहोगे, ड्राई ऑफ करते रहोगे, तो भी आपके ऑयल सिक्रीशंस कंट्रोल रहते हैं। बस आपको पसीना इकट्ठा नहीं होने देना, मतलब यहाँ कलेक्ट ना हो, यहाँ कलेक्ट ना हो, यहाँ कलेक्ट ना हो। और सबसे ज़्यादा जो एक्ने हैं वो इसी जोन में मिलते हैं, टी जोन बोलते हैं हम इसको। तो वो आपको बस मेक श्योर करना है कि हाँ बार बार पानी से ही धोते रहो, और कम ऑयल प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें खाइए, जैसे बहुत डीप फ्राइड चीज़ें, ऑयली चीज़ें, उससे भी सिक्रीशंस ग्लैंड्स के कम हो जाते हैं। आप सीड्स खा सकते हो, जैसे फ्लैक्स सीड है, राइट, और शिया सीड्स हैं, आप उनको कंबाइन करके खा सकते हैं। क्यूमिन सीड्स हैं, आप डेली बेसिस पे खाना शुरू करो तो आपका स्किन ऑटोमेटिकली बहुत क्लियर लगना आपको शुरू हो जाएगा, ऑयल सिक्रीशंस भी कंट्रोल होंगे। तो आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हो,
बट आप बदल नहीं सकते हो। बट जैसे हम लोग सोचते हैं ना कभी कि यार पिंपल आ रहे हैं, और पिंपल आ रहे हैं फेस पर ही क्यों आ रहे हैं, और जगह क्यों नहीं आ रहे, हाथ पर आ जाए, पैर पर आ जाए। एक तो रीज़न बताइए कि फेस पर ही पिंपल क्यों आता है, और दूसरा कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ओके, पिंपल्स फेस के अलावा बैक पे भी बहुत आता है। अगर आपने Back नोटिस acne। किया होगा, बैक हाँ, एक्ने back acne। फीमेल मेल दोनों में होता है, राइट। तो ये सिर्फ हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से आता है, नंबर 1। और पिंपल जब आएगा तो यूजुअली वो 12-13 उम्र के बाद ही निकलना शुरू होता है, जब हम प्यूबर्टी पे पहुंच जाते हैं, जब हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, मैच्योर हो रहे होते हैं, राइट। कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, और वो बैक पे ही आएगा। द रीज़न बीइंग क्योंकि हमारी जो ग्लैंड्स हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं वो फेस पे और बैक पे सबसे ज़्यादा होती हैं, एक्टिव होती हैं। पसीना भी ज़्यादा बैक पे ही आता है कंपैरेटिवली। अगर मैं और भी ऑर्गन्स की बात करूं तो बैक पे ही पसीना दिखेगा, या यहाँ दिखेगा, या आपको फोरहेड पे दिखेगा। तो क्योंकि एक्टिवली ग्लैंड सीबम प्रोड्यूस कर रही हैं, सिबेशियस ग्लैंड ज़्यादा काम कर रही हैं, स्वेट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो वहाँ पे सबसे कॉमन रीज़न है और एरिया है जहाँ पे एक्ने मिल सकते हैं। सेकंड, हो सकता है कि हमारी फूड हैबिट्स या ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, डेली जंक चल रहा है, या अल्कोहल स्मोकिंग, कोई इंटॉक्सिकेशन चल रहा है, या हम बहुत एनिमल डिराइव प्रोटीन खा रहे हैं, तो उनसे भी एक्ने रिलेटेड इशू आ सकता है। थर्ड, हो सकता है कि आपका गट अच्छा काम ना कर रहा हो। जब भी आपको एक्ने निकलेगा तो आप भी नोटिस करना इन फ्यूचर, हो सकता है आपके जो स्टूल्स हैं, जो मोशन है, वो डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, या तो कॉन्स्टिपेशन आप फील कर रहे हो, या आपको कोलाइटिस फील हो रहा है, या अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल प्रोड्यूस हो रहा है जो नहीं आउट हो पा रहा, राइट। तो इन कारणों के चलते आपको एक्नेज आते हैं। और लास्ट तो इन्वायरमेंटल है ही, लाइक पोल्यूशन है, धूल है, मिट्टी है, उससे भी कई बार एक्ने प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो वो तो हम साइड रख सकते हैं, बट अगर हम चाहें तो अपना फूड और ईटिंग हैबिट से अपने पेट को ठीक रख सकते हैं और एक्ने कंट्रोल कर सकते हैं। मैम इतनी सारी रील्स देख ली हैं, बहुत सारी रील्स देख ली हैं, सनस्क्रीन लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ। क्या इतना ज़्यादा ज़रूरी है सनस्क्रीन लगाना? और अगर नहीं लगा रहे तो कोई पाप तो नहीं हो रहा? और मैं ये भी जानना चाहूँगी, अगर हम आयुर्वेद की बात करें, आयुर्वेद में कोई सनस्क्रीन है क्या नेचुरल जो हो? जी, तो अगर सनस्क्रीन आपको लगाना है, नहीं लगाना, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अगर आप बाहर जा रहे हो, मतलब बाहर जा रहे हो, आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे बीच है, सन एक्सपोजर डायरेक्ट मिलेगा, सन बर्न हो सकता है, तो ऐसी जगहों पे आप यस लगा के जाइए, सनस्क्रीन लगा के जाइए। बट अगर आप घर पे हो, सन एक्सपोजर नहीं है, बाहर आपको निकलना ही नहीं है, तो आप सनस्क्रीन नहीं भी लगाएंगे तो चल जाएगा, पाप नहीं होगा। अच्छा, लेकिन लोग तो भी ये बोल रहे हैं, डर्मेट्स ये बोलते हैं कि अगर आप घर के अंदर भी हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगानी है, और हर 4 घंटे के बाद आपको सनस्क्रीन लगानी है। किस तरह से ये चीज़ें बोली जा रही हैं, क्यों बोली जा रही हैं, अगर इतना ज़रूरी नहीं है तो? जी देखिए, सनस्क्रीन लगाने के फ़ायदे भी हैं बट नुकसान भी हैं। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली सनस्क्रीन लगाते हैं ना, तो वो ऊपर लेयर पे लगता है, राइट, और वो आपकी अल्ट्रावायलेट बी रेज जो होते हैं, यूवीबी रेज होती है, उनको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं बन पाता, क्योंकि विटामिन डी बनाने के लिए आपको उन रेज की ज़रूरत है। और यही कारण है कि आज का यूथ या अडल्ट भी विटामिन डी डेफिशिएंट है, राइट। हमें पता ही नहीं हमारी बॉडी में विटामिन डी 5 है, 7 है, हमें बस फील हो रहा है कि हम इरिटेबल हो रहे हैं, हमारी बॉडी दुख रही है, एनर्जी नहीं है, बट हमें ये नहीं पता कि हमारा विटामिन डी बहुत कम है। और इतने ज़्यादा सनस्क्रीन एप्लीकेबल करने के बाद जो आपका डी का बनना है, अगर डी नहीं बनेगा तो आगे फिर कैल्शियम भी नहीं बनेगा, राइट, और कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं होगा आपकी बॉडी में। तो जो मिनरल्स हैं जो हमारी बोन्स को चाहिए, मसल्स को चाहिए, वो जब एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे तो आपको तरह तरह के इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर टाइम सनस्क्रीन ही लगा के रहना है, आप सो रहे हो तो भी सनस्क्रीन लगाओ, घर में हो तो भी सनस्क्रीन लगाओ। जैसा मैंने बोला, अगर आप बीच पे जा रहे हो, आपको पता है सनबर्न हो सकता है, तो आप अप्लाई करो। आपको लग रहा है बाहर बहुत धूप है, हाँ आज टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आप लगा के जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अननेसेसरली कुछ भी एक्सेसिवली यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ब्रेकिंग दिस मिथ। यस, मैं पर्सनली भी यूज़ नहीं करती हूँ। अच्छा, स्पेशली वेकेशंस पे हैं, बीच पे हैं, या हम जा रहे हैं जहाँ धूप लग रहा है कि हाँ आज है, वेदर ज़्यादा है, तो हम अप्लाई कर लेते हैं। अदरवाइज़ घर पे हैं, आप स्टेप आउट ही नहीं कर रहे हो, सो रहे हो, चिल कर रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, तो बिल्कुल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच मैम, ये भी बताने के लिए। हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा ही मिथ ब्रेकिंग चीज़ हो गई, क्योंकि हम सभी परेशान हो गए हैं। आप अपने सनस्क्रीन के पीछे इंग्रेडिएंट्स भी पढ़िएगा, है ना, तो उसमें जो ब्लॉकर्स हैं वो आपके सारे रेस को ब्लॉक कर देते हैं। और जब वो ब्लॉक कर देते हैं तो विटामिन डी सिंथेसाइज नहीं हो पाता बॉडी में, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता कैल्शियम, और आगे फर्दर ऑन
आपको जो सन है वो सनशाइन होना चाहिए, है ना। तो सनशाइन को हम बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको उनसे वंचित रहना है, आपको नहीं, बिल्कुल ही आपको सन में जाना ही नहीं है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। आप अर्ली मॉर्निंग जाओ, धूप सेको, मतलब एक होता है अपने आप को एनर्जेटिक फील कराओ, पॉजिटिव फील कराओ, और आपको लगेगा कि हाँ सनशाइन एक्चुअली कोई चीज़ होती है, और वो शाइन करेगा, अंदर से शाइन करेगा, राइट। एंड टॉकिंग अबाउट आयुर्वेदिक, आपने बोला कि सनस्क्रीन है या नहीं, तो एक जिंक ऑक्साइड पाउडर आता है। अगर आप चाहो, आपको कॉस्मेटिक यूज़ नहीं करना या बाहर जो सिंथेटिक मिल रहा है सनस्क्रीन वो यूज़ नहीं करना, तो जिंक ऑक्साइड पाउडर में थोड़ा सा एलोवेरा जेल और विटामिन ई 2-3 ड्रॉप डाल के आप अपनी सनस्क्रीन घर पे ही बना सकते हैं नेचुरली। और ये जब आप अप्लाई करेंगे तो आपका ना विटामिन डी ब्लॉक होगा, वो भी सिंथेसाइज होगा, यूवीबी रेज भी मिलेंगी, और कोई स्किन को हार्म भी नहीं होगा, तो दोनों काम चल जाएगा। तो ठीक है, पॉडकास्ट के बाद चलते हैं, ज्योति लेकर के आते हैं। डन। मैम, डार्क सर्कल के बारे में जानते हैं। डार्क सर्कल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिली। जो लोग चश्मा लगाते हैं, इंक्लूडिंग मी, कुछ ना हल्के हल्के डार्क सर्कल मेरे को भी आने लगे हैं। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि यार आंखों नीचे काले घेरे ठीक नहीं हो पाते, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, मेडिसिन लेते हैं, बट फिर भी वो ठीक नहीं हो पाते। तो क्या आयुर्वेद में कुछ ऐसे नुस्खे हैं घरेलू जिनसे हम इसे ठीक कर सकते हैं, और पहली बार ये हो क्यों रहे हैं? सी आमिर, जो डार्क सर्कल्स हैं, अभी ना आप मे बी शायद सालों से स्पेक्स यूज़ कर रहे हो, है ना। आपको आदत पड़ गई है अपने आप को खुद को स्पेक्स में देखने की, और आपके आसपास लोग भी आपको स्पेक्स में ही देखते हैं। अब आप रैंडमली स्पेक्स एक दिन उतार के आ जाओगे तो ऑकवर्ड लगेगा, है ना। तो वो डार्क सर्कल स्पेक्स से नहीं हो रहे हैं। अच्छा, वो डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, एक तो हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर जो होता है हमारा जिसमें आई सॉकेट है वो बहुत गड्ढे वाला हो, जैसे जेनेटिकली हो सकता है कि आपके मम्मा के भी हों, आपके भी हों। आपका फेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि ये जो आई सॉकेट है बहुत डीप सीटेड है, जिसकी वजह से यहाँ शैडो बनती है और वो डार्क सर्कल दिखता है, राइट। तो वो तो स्ट्रक्चरल इशू है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने फेस को चेंज नहीं कर सकते। सेकेंडली हो सकता है कि आप शायद टाइम पे सोते नहीं हो या टेंशन ज़्यादा लेते हो, है ना, थोड़ा रोना भी ज़्यादा हो जाता है, बहुत अपसेट हो, तो उनसे डार्क सर्कल क्रिएट होता है। चश्मा लगाने से डार्क सर्कल क्रिएट नहीं होता, वो हमारी आदत है, क्योंकि हम आपको सालों से चश्मे में देख रहे हैं, तो बिना चश्मे के देखेंगे तो आप थोड़े चेंज लगोगे और हमें लगेगा यार आईज थोड़ी अजीब लग रही हैं। तो वो सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट के साथ चलता है, बट अगर आप टाइम पे सो रहे हो तो डार्क सर्कल आपका कम हो जाएगा, काले घेरे कम पड़ेंगे। अगर आप हाइड्रेशन दे रहे हो, मतलब पानी पियो, बहुत सारा पानी पियो, खीरा खाओ, वाटरमेलन खाओ, जितनी भी हाइड्रेशन वाली चीज़ें आप खाओ भी और वो भी लगाओ, तो ये प्रॉब्लम शायद आपकी रिजॉल्व हो सकती है। बहुत अच्छी आपने बताई। अच्छा, जब कभी पिंपल्स वगैरह होते हैं या कोई भी स्किन इशू होता है तो ज़्यादातर जब कोई यूट्यूब पे हम लोग सर्च करते हैं तो बहुत सारे घरेलू नुस्खे बताए जाए, 2 दिन में लगाइए, तीसरे दिन पिंपल गायब, 2 दिन में लगाइए, तीसरे दिन गोरा हो जाइए। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती है, कहा जाता है कि जीरा लगाओ आपका पिंपल ठीक हो जाएगा, आपका पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा, दही बेसन लगाओ। तो ये जो घरेलू प्रोडक्ट है ये कितना काम करते हैं स्किन पे? घरेलू प्रोडक्ट डेफिनेटली काम करते हैं, बट ऐसा नहीं आपको डेली लगाना है। आप वीक में एक बार लगाओ जब आपकी छुट्टी है, आपको टाइम मिल रहा है, उससे ज़्यादा आपको अपने स्किन को ट्रॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्किन में जो सेल्स है ना वो बस ब्रीथ करना चाहते हैं, वो चाहते हैं इन पे कोई मेकअप ना लगे, है ना, इन पे कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ना लगे जिसमें एसिड हो, पैराबिन हो, सल्फर हो, ऐसी चीज़ें ना हो, और मुझे सांस लेने दो। तो ऐसे में सिर्फ आप वीकली बेसिस पे भी, फॉर एग्जांपल दही बेसन लगा रहे हो तो एक्सफोलिएशन हो जाता है, स्क्रबिंग का काम कर देता है, तो डेड स्किन रिमूव हो जाता है ना। और अगर आप चाहो तो टोमेटो का जूस लगा सकते हो अगर एक्ने स्कार्स हैं या एक्ने हैं, तो ये चीज़ें आप लगाओ, एलोवेरा जेल लगाओ, बट वो भी इन अ लिमिटेड फॉर अ लिमिटेड पीरियड। ऐसा नहीं आप डेली लगा रहे हो, वीक में 1 बार 2 बार लगाओ, इनफ है। तो आपको जो नेचुरल एक्सफोलिएशन चाहिए, डेड स्किन रिमूव करना है, वो भी हो जाएगा, अननेसेसरली स्क्रबिंग नहीं करना पड़ेगा, सैलून में शायद फेशियल्स और क्लीनअप्स नहीं लेने पड़ेंगे, तो आप ऐसे भी मेंटेन कर सकते हो। ओके, तो अभी अंशिका बता रही थी, जैसे उसने कहा था कि उसकी फ्रेंड को प्रेगनेंसी के बाद जो है झाइयाँ होना शुरू हो गई थी, लेकिन काफ़ी सारी लड़कियों में हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले, इवन शादी से पहले उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, इस एरिया पर, इस एरिया पर या फिर इस एरिया पर। तो उसके लिए आयुर्वेद में कोई इलाज है? क्योंकि जो भी दवाइयाँ वो लगाते हैं उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर से वो आ जाते हैं, बाहर से जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर से आ जाती हैं। जो प्रेगनेंसी के बाद हो रहा है वो पिगमेंटेशन है,
शादी से पहले जो लड़कियों को ये प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादातर फेयर कॉम्प्लेक्शन पे देखने को मिलती है, उसको फ्रेकल्स बोलते हैं, है ना, ब्राउन कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स। तो वो क्यों आता है? जब आपका मेलेनिन जो पिगमेंट है जो आपकी स्किन को कलर दे रहा है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया और एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है, तो छोटे छोटे स्पॉट्स और पिगमेंटेशन जैसे इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं। तो आयुर्वेद में आप मेडिसिन्स लेके, नेचुरल मेडिसिन्स लेके, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स लेके अपने मेलेनिन को ठीक कर सकते हो कि वो सही तरीके से प्रोड्यूस हो, और छोटे छोटे जो स्पॉट्स हैं वो आप एप्लीकेबल से, जैसे विटामिन ई का कैप्सूल लगा सकते हो, एलोवेरा जेल लगा सकते हो, या जो भी आप जिनसे भी ट्रीटमेंट ले रहे हो उन्हें आप बोलोगे तो वो एप्लीकेबल्स भी देंगे, आयुर्वेदिक एप्लीकेबल्स भी देंगे। इनफैक्ट इन कामों के लिए होम्योपैथी भी बहुत अच्छा काम करती है, जो ऐसे इश्यूज़ होते हैं बहुत अच्छे से एड्रेस करती है, तो वो एप्लीकेबल से उनको रिड्यूस कर देता है। और अगर साथ में हार्मोनल इशू चल रहा है, शादी से पहले हो सकता है पीसीओडी चल रहा हो या थायराइड प्रॉब्लम हो, राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायराइड जो हार्मोन है, वो भी आपको पिगमेंटेशन दे सकता है। जो पीसीओडी है, पीरियड्स इरेगुलर रहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिसीज़ है, आजकल हर थर्ड फीमेल को हो रहा है, गर्ल में पाया जा रहा है, तो उसको भी अगर आप कंट्रोल करो और मेडिकली ट्रीट करो तो आपके ये इश्यूज़ हैं जैसे पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, हेयर फॉल, एक्ने, वो साथ साथ रिजॉल्व होने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके। न्यूबॉर्न्स की भी बात कर लेते हैं डॉक्टर मेघा। न्यूबॉर्न्स जब बच्चे का जन्म होता है, मसाज की बात आ जाती है, उसकी मसाज करनी है, ऑयल के साथ मसाज करनी है, बहुत सारा टैल्कम पाउडर लगा देते हैं। दो चीज़ें हो गई। एक तो आप मुझे ये बताइए कि जब बच्चा नया होता है, न्यूबॉर्न होता है, उसकी मसाज करना क्या ज़रूरी है, और करें तो कौन सा ऑयल यूज़ करें? और दूसरी चीज़ ये आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि टैल्कम पाउडर बड़ों के लिए भी मना किया जाता है, लेकिन हमारी दादी नानी का रहता है खूब सारा पाउडर लगा दो बच्चे को, गोरा चिट्टा हो जाएगा, करना चाहिए या नहीं? एक्चुअली दादी नानी के टाइम पे ना पॉडकास्ट नहीं थे तो वो अनअवेयर हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि बच्चा हुआ है ना, तो मसाज करने से बच्चा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मसाज बच्चे को सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन इन्हांस करने के लिए करा जाता है और उसको काम करने के लिए और उसको कंपोज रखने के लिए कि वो इरिटेबल ना हो, उसको अच्छा फील हो। जनरली हमें भी मसाज से क्या फील होता है? अच्छा फील होता है, रिलैक्स फील होता है। तो मसाज का सिर्फ इतना सा ही कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को कंपोज्ड, काम रखने के लिए और उसकी ब्लड सर्कुलेशन इन्हांस करने के लिए सिर्फ मसाज की जानी चाहिए, ना कि ये सोच के कि मसाज करो इसके हड्डियाँ मजबूत होंगी। हड्डियाँ कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम इनसे मजबूत होंगी, ना कि तेल लगाने से, राइट। और एक मिथ चलता है कि मसाज करने से बच्चे का कलर, कॉम्प्लेक्शन शायद निखर जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा। बच्चे का कॉम्प्लेक्शन जो उसके मम्मी पापा का है या घर में दादा दादी का है, जो भी घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्हीं पे जाएगा, उनसे अलग नहीं जाएगा, राइट। और एक कॉन्सेप्ट चलता है कि बच्चा ग्रोथ अच्छे से लेगा, तो बच्चा जो ग्रोथ लेगा वो शुरू के 6 महीने सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से ही लेगा। तो दूध पिलाना ज़रूरी है माँ का, ब्रेस्ट फीडिंग कराना ज़रूरी है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, बच्चों को अननेसेसरली ट्रॉमा नहीं देना चाहिए। बेचारों की आंख भी नहीं खुली होती है शुरू के हफ्ता भर 10 दिन, एंड उन्हें तो क्लियर दिखता भी नहीं है कि कौन है सामने, क्या हो रहा है, कौन मम्मा कौन पापा, राइट। तो उन्हें मत परेशान करो, लेट देम बी, जैसे हैं रहने दो। एंड टॉकिंग अबाउट द टैल्कम्स नहीं लगाने चाहिए। द रीज़न बीइंग वो हमारे स्किन के पोर्स को खोल देता है, और न्यूली बॉर्न बच्चे की स्किन बहुत सेंसिटिव है। वो अभी 38-40 वीक्स अपने माँ के वूम्ब में, कोख में रहकर आया है, और वो आउटर इन्वायरमेंट से रूबरू हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ऐसे में जितना आप उसको, क्योंकि टैल्कम में भी बहुत सारे चीज़ें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं जो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ा सकता है, तो ऐसे में आप उसको जितना नेचुरल रखोगे और उसको खुद से रूबरू होने दोगे, उतना बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी। आप जितना उसको केमिकल रिलेटेड चीज़ें अप्लाई करते रहोगे, स्किन पे सेंसिटिविटी बनाते रहोगे, और आगे जाके उसकी स्किन हाइपर सेंसिटिव हो सकती है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है कि पाउडर लगा के गोरा कर दो या मालिश करके हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग कर दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक चीज़ और है, बच्चों को काजल भी लगा देते हैं। अब वो काजल आँख में रहता है लेकिन ज़्यादा स्किन पर रहता है, पूरा बाहर रहेगा, पूरे फेस पर लगा देते हैं। काजल से बच्चों की स्किन को कितनी प्रॉब्लम हो सकती है? काजल से अगर मैं अपनी बात करूं या आपकी बात करूं, अगर हम भी काजल अप्लाई कर रहे हैं ओकेजनली या वैसे भी, अगर वो काजल हमारी आई में चला जाए तो हमें कितनी इरिटेशन होती है। तो सेम बच्चों को भी फील होता है। और काजल लगाने से आंखें बड़ी नहीं होती। काजल लगाने का कॉन्सेप्ट है कि बच्चे की आईज बड़ी होंगी, राइट। तो बच्चे की आईज जैसी हैं माता पिता की, घर वालों की, वैसी होंगी, कुछ अलग से नहीं होंगी, या साइज बड़ा नहीं करता काजल। काजल बस एक
मेकअप प्रोडक्ट है अपने फीचर्स को इन्हांस करने का। तो बच्चों में तो कोई कंपटीशन है नहीं कि उनको अपने फीचर्स इन्हांस करने हैं या शो ऑफ करना है या मेकअप करना है, तो काजल लगाने से ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें नजर ना लगना भी एक हाँ, नज़र के लिए आप उसको काला धागा बांध दो तो उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी, राइट। काला टीका पीछे लगा दो कानों के पीछे, वो चल जाएगा, बट अंदर आंखों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैम बात करते हैं अब सोराइसिस को लेकर। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लगातार अब बढ़ रही है। लोगों को एक्चुअल में पहले तो पता ही नहीं लग पाता कि उनको सोराइसिस हो चुका है, क्योंकि उसके सिम्टम्स नहीं समझ में आते। किसी को रैशेस होने लगते हैं, बॉडी पे रेडेड होने लगता है, या नेल्स में कुछ प्रॉब्लम आने लगती है। तो एक्चुअल में कैसे पता लगे कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है किसी को भी, वो सोराइसिस है? सोरासिस का एक ही सिग्निफिकेंट सिम्टम है, जब आपको रैशेज होंगे कहीं भी बॉडी पे, और ज़्यादातर शुरुआत उसकी स्कैल्प से या पैरों के तलवों से या टो से होती है, पैरों का अंगूठा जिसे हम बोलते हैं। तो उसमें एक ही सिग्निफिकेंट सिम्टम है, इचिंग, रेडनेस होगी, रैश भी होगा, और एक वाइट या ग्रे कलर की स्किन झड़ेगी। जब भी आप उसको स्क्रैच करोगे या छेड़ोगे तो लेयर आपको नीचे गिरी हुई दिखेगी कि आपकी स्किन शेड ऑफ हो रही है। तो ये सोरासिस है, ये और किसी बीमारी में नहीं मिलता, ये सिर्फ इसी बीमारी में मिलेगा। तो सोराइसिस को ठीक कैसे कर सकते हैं? क्योंकि ना ये एक तरह से लाइलाज बीमारी बनती जा रही है। लोग ना परेशान है, एलोपैथी लेते हैं, बट ट्रीटमेंट वो फिर भी प्रॉपर ठीक नहीं हो पाता। जब तक दवाई ले रहे हैं, कुछ ट्यूब दे दी लगाने के लिए, लगाया जा रहा है तो रिलीफ है। जैसे वो दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, वो प्रॉब्लम फिर धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। एक्चुअली सोरासिस का पेशेंट जब सर्च भी करता है सोरासिस के बारे में, तो हर जगह यही दिखाता है कि देयर इज़ नो क्योर फॉर सोरासिस। वो और भी एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास जाता है तो वहाँ पे भी यही बोला जाता है कि इसको हम ठीक नहीं कर पाएंगे, और ये हमेशा पूरी उम्र आपको सोरासिस से रहना पड़ेगा। बट आयुर्वेद में हम ठीक कर पा रहे हैं। सोरासिस के साथ ट्रीटमेंट ज़रूरी है, मेडिसिन ज़रूरी है, एप्लीकेबल्स भी ज़रूरी हैं, बट साथ ही साथ अपना जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो अगर पेशेंट स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेता है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडाप्ट कर लेता है तो सोरासिस वापस भी नहीं आता है और वो ठीक ही रहता है। हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरह से? अब जैसे सोरासिस है, अल्कोहल आप ले रहे हो या नॉनवेज डाइट आप ले रहे हो बहुत ज़्यादा, तो वो रिलैप्स करेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स आप ले रहे हो तो वो रिलैप्स करेगा। बहुत ज़्यादा जंक फूड आप खाते हो, डेली खाते हो, तो भी वो रिलैप्स करेगा। और अगर ये 4-5 चीज़ें अपनी लाइफ से वो एलिमिनेट कर दे, अच्छा खाना खाए और यहाँ से थोड़ा मस्त रहे, ट्रीटमेंट ऐसा ले जो उसकी बीमारी को दबाए ना, क्योंकि अक्सर एलोपैथिक दवाइयों में स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं और वो इम्यूनिटी सप्रेस करते हैं। जैसे ही हम दवा छोड़ते हैं लेना, फट के बीमारी बाहर आता है, ब्लास्ट होता है। तो ट्रीटमेंट ऐसा चूज़ करना है कि जो इम्यूनिटी को सप्रेस ना करे, बैलेंस करे, उसको ये रियलाइज़ कराए कि ये आपका शरीर है, आप इसके दुश्मन मत बनो, इसकी रक्षा करो, प्रोटेक्शन करो, जो आपका काम है। और जब वो दवाइयाँ काम कर देती हैं तो बस पेशेंट का इतना रोल है कि उसको ट्रिगर नहीं करना अपने खान पान से और अपने स्ट्रेस लेवल से, तो वो सोरासिस फ्री रहेगा लाइफ टाइम। और ये संभव हो पा रहा है, काफ़ी पेशेंट हम ठीक कर चुके हैं, मोर देन 1,80,000 पेशेंट ठीक हो गए हैं। और इसमें एप्लीकेबल्स का ये रोल होता है कि जो स्किन की इरिटेशन है उसको एप्लीकेबल्स कम कर देते हैं। जैसे रेडनेस है, इचिंग है, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, क्रैक है, ब्लीडिंग है, एप्लीकेबल्स उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये हर तरीके से पेशेंट को कंट्रीब्यूशन दे के अपनी बीमारी को हटाना पड़ेगा। जैसे कि आमिर जी अभी कह रहे थे कि लाइलाज होता जा रहा है, और आपने भी कहा था कि हम गूगल पे सर्च करते हैं तो ऐसा जवाब मिलता है कि भाई नहीं है, लेकिन आप इन चीज़ों को सही कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि हम सही करेंगे। ये लोगों के लिए उम्मीद भी है एक बहुत बड़ी, और आपने भी एक आंकड़ा भी बताया काफ़ी चौंकाने वाला है। जो लोग देख रहे होंगे इस पॉडकास्ट को, उनको बहुत हेल्प मिलने वाली। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि भाई जिसको लाइलाज बता रहे हैं लोग, इसका इलाज भी हो सकता है? कितना अपने आप को झोंकना पड़ा? एक्चुअली जब टू बी ट्रू, अगर मैं सच्चाई से बात करूं तो मैंने स्किन के ऊपर काम करना शुरू करा था, वीडियोस बनाना शुरू किया था, पेशेंट देखना शुरू किया था, राइट। तो हमारी थोड़ी नॉलेज से, रिसर्च से, थोड़ा खुद के फॉर्मुलेशंस हैं उनसे, जब हमने पेशेंट देखना शुरू करे तो हमें भी नहीं समझ आया स्टार्टिंग में तो ये हो क्या रहा है। मतलब हम दवा दे रहे हैं, पेशेंट ने स्टीरॉइड छोड़ा और बीमारी बढ़ती जा रही है। तो हमें भी ऐसा लगा कि शायद हमारी दवा देने से स्टार्टिंग में पेशेंट को ये तकलीफ फील करनी पड़ रही है या उनकी बीमारी बढ़ रही है। बट जैसे जैसे और पेशेंट देखे, हमने दवाइयों में चेंजेस करे, तब हमें ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो स्टीरॉइडल इफेक्ट है, अगर हम अपनी दवा दें या ना दें, जैसे ही पेशेंट स्टीरॉइड छोड़ेगा बीमारी उसकी बढ़ेगी। तो ये हमने पेशेंट को काउंसिल करना शुरू करा कि 10-15 दिन अगर बीमारी आपकी बढ़े स्टीरॉइड छोड़ने के बाद, तो आप पैनिक नहीं करोगे,
उसके बाद हम कंट्रोल कर लेंगे। और वो अभी बर्स्ट होके ठीक हो गई तो हो गई, नहीं तो वो आगे जाके आपको परेशान कर सकती है। तो धीरे धीरे हमने पेशेंट देखे, अपने फॉर्मुलेशन में चेंजेस करे। उसके बाद मैंने बहुत साल पेशेंट देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ, पेशेंट मेरे पास स्टेरॉइडल एप्लीकेशन लगा के आता है तो उसकी स्किन में स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, एकदम लाल रेड स्ट्रेच मार्क्स हैं बड़े बड़े, स्किन फट रही है और उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती जा रही है। तो हमने 2 साल बहुत रिसर्च करी, बहुत फार्मूलाज बनाए, लोगों से मिले, बात करी, तो हमने एप्लीकेबल्स भी निकाले जो शायद किसी ने नहीं निकाले होंगे। सोरासिस पेशेंट के लिए हमने बॉडी वॉश अलग निकाला विच इज़ नॉन स्टेरॉइडल, उसमें कोई स्टेरॉइड या केमिकल नहीं है। हमने लोशन निकाला क्योंकि ड्राइनेस होती है, इचिंग होती है, तो वो लोशन से ड्राइनेस कंट्रोल होता है। हमने ऑयल निकाला, आयुर्वेदिक ऑयल निकाला, जिस ऑयल को लगा के उनके पैचेस में रिलीफ आना उन्हें शुरू होता है, और ये सारे नॉन स्टेरॉइडल है। हमने शैम्पू निकाला क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट जो स्कैल्प सोरासिस के होते हैं वो कोल्टार, कीटोकोनेजोल, सब स्टेरॉइडल शैम्पू लगा के आते हैं और कुछ सालों बाद गंजे हो जाते हैं, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो वो ना लगाना पड़े उसके लिए हमने शैम्पू निकाला और सिया के थ्रू हमने लोगों में ये इंट्रोड्यूस कराया। एंड आई एम ग्लैड टू शेयर दिस विद यू कि नॉन स्टेरॉइडल प्रोडक्ट्स भी जो हमने निकाले हैं सिया के थ्रू, वो पेशेंट को बहुत अच्छा आराम दे रहे हैं और लॉन्ग रन में उनकी स्किन डैमेज नहीं करेंगे, उन्हें स्ट्रेच मार्क्स नहीं होंगे, सेंसिटिविटी नहीं बनेगी, उनकी स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। लेकिन एक डैंड्रफ भी होता है सर में, और ये प्रॉब्लम भी आपने कहा स्कैल्प से शुरू होती है, तो इसमें कोई डिफरेंस है पहचान में? क्योंकि डैंड्रफ भी नॉर्मली होता है, एक तो अजीब सा गीला डैंड्रफ होता है लोगों को, एक सूखा होता है जो झड़ने लगता है। तो इसके लक्षण और उसके लक्षण में फ़र्क क्या है कि लोग समझे कि चलो हम डैंड्रफ वाला शैम्पू लगाए तो सही हो जाएगा, या फिर सीधे जाएं पॉइंट पे? डैंड्रफ कभी भी ना आपको हमेशा 12 महीने नहीं रहेगा, आप नोटिस करना, या हमें भी कभी होता है तो सर्दियों में बन गया 1-2 महीने के लिए, या बारिश हो रही है, अभी मानसून है, अभी 1-2 महीने के लिए दिख गया, तो ये कांस्टेंट नहीं रहेगा डैंड्रफ, ये सीजन के हिसाब से बदलता रहेगा। बट अगर मैं सोरासिस की बात करूँ तो ये कांस्टेंट रहेगा। ओके। और इसकी जो पपड़ी झड़ेगी उसके साथ साथ ये जो हेयर लाइन होती है हमारी, या कान के पीछे, नेक के ऊपर जो ये लाइंस होती हैं, इस पे एक पैच बनना शुरू हो जाएगा जो झड़ेगा रेडनेस के साथ, इचिंग के साथ। तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये सोरासिस है। ओके। क्या स्कैल्प सोराइसिस से परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है? हाँ, हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं। अगर आप स्टेरॉइड्स ही ले रहे हैं और सालों से स्टेरॉइड पे हैं तो आप ऑब्वियसली बाल्ड हो सकते हैं, सोरासिस भी नहीं ठीक होगा और आपको बालनेस फेस करना पड़ेगा। तो जो सेफेस्ट ऑप्शन रहेगा वो आयुर्वेद का ही रहेगा? आयुर्वेद है, नेचुरोपैथीज है, मैं सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं बोलती, बहुत अच्छा है, हमारे लिए आयुर्वेद अच्छा है। बट पेशेंट को जो सूट कर रहा है, चाहे वो होम्योपैथी सूट करे, चाहे वो नेचुरोपैथी सूट करे, बट स्टेरॉइड्स मत लो। ओके। राइट, अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की कंडीशन बन रही है पेशेंट में, हालत मरने वाली हो गई है, तो उसमें स्टेरॉइड भी बढ़िया है क्योंकि हमें पेशेंट की जान बचानी है। राइट, तो वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस कंडीशन को फेस करना पड़ रहा है, और पेशेंट की चॉइस है कि वो अपनी लॉन्ग रन में अपनी बॉडी को, हेल्थ को, स्किन को कैसे ज़िंदा रखना चाहता है। ओके। तो ये कम्प्लीटली पेशेंट की चॉइस होती है कि वो किस ट्रीटमेंट से अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, पेशेंट होते हैं, मेरे पास भी आते हैं, जो बहुत पैनिक कर जाते हैं, स्टेरॉइड पे ही रहना है उनको चाहिए कि एक गोली खाया मेरा सोरासिस ठीक हो जाए, वो वेट नहीं करते, है ना। और सोरासिस एक दिन में ठीक करने वाली बीमारी नहीं है, 1 महीने में कर सकते हैं बट 1 दिन में नहीं होता। तो ऐसे जो इम्पेशेंट पेशेंट होते हैं, जिन्हें सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, पैनिक कर रहे हैं, एंशियस हो रहे हैं, तो फिर वो जा सकते हैं एलोपैथी में स्टेरॉइड लें। तो ये कम्प्लीटली पेशेंट का ही चॉइस होता है और उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस ट्रीटमेंट पे उसको जाना चाहिए। एक चीज़ और है, जब किसी को सोराइसिस होता है तो लोग दूसरे इंसान को बड़ी हीन भावना से देखने लगते हैं कि इनको प्रॉब्लम हो रही है, हाथों पर हो रही है, पैरों पर, या कहीं पर भी हो रही है। तो क्या जो लोगों में एक मानसिकता बनी हुई है कि इसको टच नहीं करना है, सोराइसिस टच करने से फैल सकता है, क्या ये ठीक है या नहीं है, इसको बताइए। सोरासिस बिल्कुल नहीं फैलता टच करने से। अगर फॉर एग्जांपल मुझे सोरासिस, आप मेरे इतने पास भी बैठोगे, मुझे टच करोगे, मेरे साथ फूड शेयर करोगे, इवन एक बेड भी शेयर करोगे, पूरा लाइफ शेयर करोगे, तो भी सोरासिस नहीं फैलेगा। ये नॉन कॉन्टाजियस होता है। और यही रीज़न है, मैं आपको बताऊं, मैंने आज तक इतने सालों की प्रैक्टिस में कभी भी ग्लव्स नहीं पहने सोरासिस पेशेंट के सामने, कभी भी मैंने अपने आप को कवर नहीं किया, इसी रीज़न की वजह से कि उनको कॉन्फिडेंस मिले कि उनकी जो बीमारी है वो दूसरे इंसान में नहीं फैल सकती। जब मैं उन्हें देख सकती हूँ बिना ग्लव्स के, या बिना ड्रेस पहने, या बिना कवर करे, उन्हें छू सकती हूँ, उनके साथ नॉर्मल रह सकती हूँ, तो हर कोई
उनको नॉर्मल ट्रीट कर सकता है। और सोरासिस को इंडिया में ही बहुत हवा बना रखा है ना, तो बाहर तो लोग फ्लॉन्ट करते हैं, मॉडल्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सोरासिस है वो फ्लॉन्ट कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। तो इंडिया में ज़रूरत है लोगों को जागरूक होने की। ये सिर्फ एक स्किन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, इसमें आप लोगों को जितना सपोर्ट करेंगे, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिकली बंदे को आप अलग फील नहीं कराओगे, उसको नॉर्मल ट्रीट करोगे, उतना वो जल्दी रिकवर करेगा। और जितना आप हीन भावना रखोगे, उसको खुद से डिफरेंट फील कराओगे, उसके साथ ऐसे ट्रीट करोगे कि आप अछूत हो चुके हो, तो उतना टाइम लगाएगा ठीक होने में, क्योंकि स्किन इज समथिंग जो आपको रिप्रेजेंट कर रही है। और जब वही खराब होने लग जाए और उसी पे बीमारी होने लग जाए, तो पेशेंट इमोशनली, मेंटली, सोशली हर तरीके से टूट जाता है। बिल्कुल। तो वो वहाँ पे सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप जितना उसको सपोर्ट करोगे और नॉर्मल ट्रीट करोगे, उतना ही पेशेंट को आप हेल्प करोगे और उतना ही आप पेशेंट का अच्छा करोगे। और करना चाहिए आपको, उन्हें नॉर्मल ट्रीट करना चाहिए। और ये ऐसा होना चाहिए कि सोरासिस ही तो है, क्या हो गया, नॉर्मल हो जाएगा, राइट। मुझे ये और बताइए कि ये जो परेशानी है सोराइसिस, आपने कहा बिल्कुल नॉर्मल इसको ट्रीट करना चाहिए, बनती क्यों है, क्या कारण होते हैं? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की वजह से ही होती है, कुछ खा लिया, क्या परेशानी होती है, कारण क्या होता है? कारण ये मैम होता है जब हमारा जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है बॉडी की, फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फेक्शन हुआ तो बुखार हो गया, है ना, तो ये डिफेंस सिस्टम काम कर रहा है हमारा, हमें इन्फेक्शन से बचा रहा है, इम्यून सिस्टम हमारा हमारे फेवर में काम कर रहा है। तो जब ये हमारे विरुद्ध काम करता है और अपनी ही बॉडी को दुश्मन समझ लेता है और अटैक करना शुरू कर देता है स्किन सेल्स को, तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। That's why it is autoimmune disease. ऑटोइम्यून, तो ये ऑटोइम्यून कैटेगरी में आता है। और ज़्यादातर लोगों को मिलता है फैमिली हिस्ट्री में ही मिलता है कि उनके फादर या मे बी 4 फादर्स या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कोई भी ऑटोइम्यून बीमारी अगर है, तो वो किसी में भी ऑटोइम्यून बीमारी को पैदा कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पहले जनरेशन में सोरासिस ही हो सकता है रूमेटॉइड हो, जो और भी ऑटोइम्यून बीमारी है जी, विटिलिगो हो सकता है SLE हो, एलोपेशिया हो। तो ये सारी चीज़ें भी अगर फैमिली हिस्ट्री में है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में है, या आपके जस्ट पेरेंट्स में है या उनके पेरेंट्स में है, तो आपको वो रिफ्लेक्ट कर सकती है। अच्छा, आपने विटिलिगो बोला, तो मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। लोग बोलते हैं कि सफ़ेद दाग हो रहे हैं, मछली खाई होगी, उसके ऊपर से दूध पी लिया होगा, उस वजह से हो रहे होंगे, क्या ये मिथ है या फैक्ट है? ये मिथ ज़्यादा है। फैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि मछली और दूध का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है एक्चुअली। अगर कोई नॉर्मल इंसान भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड खाएगा, जैसे ठंडे पे गरम, विरुद्ध आहार, गरम पे ठंडा, दूध पे मछली, क्योंकि दूध का एकदम तासीर अलग है, फूड कंटेंट अलग है, मछली एनिमल सोर्स है। तो आप अगर कोई भी मिस कॉम्बिनेशन खाते हैं, विरुद्ध आहार खाते हैं, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि सफ़ेद दाग ही होगा। आपको गट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, लूज मोशंस लग सकते हैं, आपको रैशेज हो सकते हैं। तो ये सिर्फ मतलब मिथ ज़्यादा है। फैक्ट ये इसलिए कि विरुद्ध आहार नहीं खाना चाहिए, गरम पे ठंडा, ठंडे पे गरम, या चीनी के साथ नमक, है ना, खाने के साथ दूध, दूध पे मच्छी, ऐसे कॉम्बिनेशंस अवॉइड करने चाहिए। तो ये स्किन रिलेटेड इश्यूज और गट रिलेटेड इश्यूज बना देता है, किसी को भी बना सकता है। इन चीज़ों को नहीं खाना है, विरुद्ध आहार एक साथ नहीं खाना है, थोड़ा सा टाइम गैप लें, 2 घंटा लें, 1 घंटा लें, उसके बाद आप लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैम सोराइसिस की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो क्या कोई पर्टिकुलर मौसम आ रहा है, क्या विंटर में ज़्यादा अटैक कर रहा है या समर में ज़्यादा अटैक कर रहा है सोराइसिस? वैसे तो पेशेंट टू पेशेंट कंडीशन बदल जाता है। कुछ पेशेंट को गर्मियों में ज़्यादा परेशान करता है, कुछ पेशेंट को सर्दियों में ज़्यादा परेशान करता है, कुछ को बरसात में परेशान करता है, क्योंकि हम और आप एक दूसरे से अलग हैं, है ना। मेरा बॉडी अलग रिएक्ट करेगा। अभी जैसे सीज़न चल रहा है, मैक्सिमम लोगों को फीवर हो रहा है या कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, मुझे नहीं हुआ अभी तक, तो मेरा बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। तो सबका इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है। बट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट ठंड में कंप्लेंट लाते हैं, क्योंकि ठंड में ड्राइनेस बढ़ जाती है, और ड्राइनेस की वजह से वो जो पैचेस हैं वो पेन करेंगे या ब्लीड करेंगे या इचिंग करेंगे, और वो डिस्कम्फर्ट पैदा करते हैं। तो सर्दियों में जो रेशो है बढ़ने का पेशेंट का सोरासिस, वो ज़्यादा है, बट हर सीजन में बढ़ सकता है। वो पेशेंट पे डिपेंड करता है, उसकी बॉडी पे डिपेंड करता है। यानी कुल मिलाकर के है कि इलाज संभव है, बस स्टेज स्टार्टिंग की होनी चाहिए। अगर बहुत सब कुछ है मैम, बीमारी हो रही है तो इलाज बहुत है। एक्सट्रीम लेवल पे हो गया तो भी संभव है। ओके, तो लोगों को घबराना नहीं है। इरिथ्रोडर्मिक सोरासिस के भी ठीक करें। जब सोरासिस पूरा आपका बर्न बन जाता है, आप नहीं पहचान पाओगे पेशेंट जल के आया है
या इसको सोरासिस है, ऐसी कंडीशन में आता है, वो भी संभव है, वो भी ठीक हो रहे हैं पेशेंट। तो ऐसा नहीं है, अगर पेशेंट में पेशेंस हैं तो हर चीज़ संभव है। थोड़ा सा बालों पे भी आ जाते हैं, क्योंकि आपके जी। काफी खूबसूरत लहलाते हैं और घने बाल हैं जो लोगों को चाहिए होते हैं। थैंक यू। तो क्या ऐसा करें, तरह तरह के शैम्पू हैं, तरह तरह के तेल हैं, सीरम है, पता नहीं क्या क्या है, तो अच्छे और घने बाल रहे, इसके लिए सीधा सिंपल रूटीन बताइए हमारे दर्शकों सिंपल के लिए। रूटीन, हफ्ते में 2-3 बार आप शैम्पू करो, डेली मत करो। 2 बार कोई ऑयलिंग जरूर पर्टिकुलर करो। करें या कोई सा भी यूज कर आप सकते सिया का, अब तो हम सिया ले आए हैं, आप सिया का यूज़ करो, वहाँ पे एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, सोरासिस का शैम्पू है, आप वो यूज़ करो। ऑयल्स भी हैं, आप वीक में 2 बार एटलीस्ट ऑयलिंग ज़रूर करो, क्योंकि आज का यूथ तेल नहीं लगाता है, राइट। हैं? डॉक्टर्स तो बताते हैं ऑयल मत लगाया करो। ऐसा कुछ नहीं है मैम, आपको हर पे आने चीज़ को, का मशीन oil भी एक चलाने कारण के हो लिए आपको तेल डालना पड़ता है, जंग भी लगता है तो तेल डालना पड़ता है, लॉक नहीं लगेगा तो तेल डालना पड़ेगा, तो आपको ग्रीसिंग और कंडीशनिंग तो देनी पड़ेगी। ओके। एक्सेसिवली कुछ भी यूज़ नहीं करना, वीक में आप 1 बार 2 बार ऑयलिंग ज़रूर करो, कंडीशनिंग करो, जो भी आपको सूट कर रहा है। ऐसा मत करो कि आपके दोस्त को सूट किया तो मुझे भी करेगा, या आपकी मम्मा को करा तो मुझे भी करेगा। जो प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है, एंड स्टिक टू द नेचुरल वन। सल्फर, पैराबिन्स, फॉर्मल्डिहाइड, फ्रेगनेंसेस, ऐसे इंग्रेडिएंट्स वाले शैम्पूज आप मत लेना। ओके। ठीक है, नेचुरल चीज़ें आप यूज़ करो, कंडीशनिंग करते रहो, धूल मिट्टी से थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहो, आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। 2 से 3 बार धो सकते हैं। 2 या कई सारे 3 लोग बार। जो डेली धोते हैं उनको भी प्रॉब्लम। हाँ, डेली नहीं धोना चाहिए, क्योंकि आप ड्राई या फिजी बना देते हो डेली धो के, तो आप ऑल्टरनेट धो लो। कंडीशनर का यूज कर सकते कंडीशन आप बिल्कुल करें, क्योंकि अगर आपको चाहिए कि बाल आपके टैंगल्स ना बने या आपके बाल उलझे ना, बहुत ज़्यादा टूटे ना, तो कंडीशनिंग करनी चाहिए। हैं। ओके। आपने जैसे अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ों पर बात कर ली, स्किन की हमने बात कर ली, बालों की भी हमने बात कर ली। बालों के साथ अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी नेल्स के बारे में। हर कोई चाहता है बहुत सुंदर नेल्स हों, लेकिन जब नेल्स टूटने लगते हैं बहुत सारे लोगों को परेशानी आने लगती है। कहीं नेल्स में वाइट स्पॉट बनने लगता है, ब्रेकेज होने लगती है, बीच में से टूटने लगते हैं। क्या कारण है, और अगर हम अपने नेल्स को हेल्दी रखना चाहें किस तरह से रख सकते हैं? नेल्स को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा नेल आर्ट नहीं करानी है, राइट। कभी कभार चल जाता है, वंस इन अ वाइल, वंस इन अ ईयर। ऐसा नहीं आप हर 15 दिन में नेल आर्ट करा रहे हो, क्योंकि अगर मैंने तो नहीं कराई आज तक, टू बी ट्रू, बट अगर आपने कराई है तो आपने देखा होगा कि ये जो नेल बेड्स होते हैं इनको ये वीक कर देता है और नेल बेड्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब आप Cuticles वो को भी हटा क्यूटिकल्स देते को हैं, भी हाँ। हटाता है, तो ये सबसे चीज़, पहली चीज़ अवॉइड करने के लिए। हो सकता है कि नेल सोरासिस ना बन रहा हो, उसमें भी नेल बहुत टूटता है, नेल काला पड़ जाता है, तो वो तो फिर बीमारी ठीक करनी पड़ेगी आपको, राइट। तो डेली बेसिस पे, मतलब नॉट डेली बेसिस, रेगुलर बेसिस पे आप कट करते रहो। बहुत ज़्यादा लंबे नेल्स रखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल लेंथ या आपको जितनी पसंद आप उतनी रखो, बट बहुत ज़्यादा लंबे मत रखो, क्योंकि वो इधर उधर टकराएंगे तो वो टूटेंगे, और वो कहीं से भी टूट सकता है, बीच में से या अपर एंड से या लोअर एंड से। तो आप बहुत ज़्यादा लंबे मत रखो, एक ठीक है। सफिशिएंट लेंथ तक भी मेंटेन करोगे तो आपके नेल्स ठीक रहेंगे। एक प्रॉब्लम आती है बालों के झड़ने की एक पर्टिकुलर एरिया से, जैसे मान लीजिए सर में कहीं पे गिर रहे हैं तो एक ही जगह से गिर रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ आईब्राउज से गिरने लगते हैं, फिर प्राइवेट पार्ट से। तो ये जो बीमारी होती है, क्या इसका इलाज संभव है? क्योंकि बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, फिर गिरते हैं तो कंटिन्यूअस वो पूरा एक होल बना देते हैं सर में। तो इसका इलाज आयुर्वेद में पॉसिबल है? क्या आपने ऐसे इसको पेशेंट देखे हैं? एलोपेशिया आप बोल रहे हो, है ना? हाँ, आप एलोपेशिया। एलोपेशिया की बात कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एलोपेशिया भी एक ऑटोइम्यून बीमारी ही है, और सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो जेनेटिक है। अगर जीन्स में कभी रहा है ऑटोइम्यून बीमारी तो आपको वो ट्रिगर कर सकती है। तो उसका भी इलाज है, क्योंकि उसमें जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हेयर फॉलिकल को अटैक करते हैं, उनको वो बढ़ने नहीं देते, और उनका जो रूट है उसको नैरो कर देते हैं, जिसकी वजह से वो गंजापन या बाल्डनेस या पैचेस आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट जो लेंगे वो बहुत निर्भर करेगा कि उसकी रिकवरी हो सकती है या नहीं, क्योंकि लोग अक्सर ये होते ही मिनॉक्सिडिल बहुत यूज़ करते हैं, है ना। तो मिनॉक्सिडिल से बेटर है कि आप रेडेंसाइल बेस्ड प्रोडक्ट यूज़ करो। ओके। उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और वो आपको रिजल्ट देगा। आपके जो हेयर नैरो हो रहे हैं उनको रोकेगा, थिकनिंग को रोकेगा, जो भी हेयर फॉलिकल की थिकनिंग है, इन्फ्लेमेशन है, उनको रोकेगा, और नए बाल को प्रमोट करेगा। तो आप सिया का भी रेडेंसाइल यूज़ कर सकते हो। हमने हेयर ग्रोथ सीरम और शैम्पू रेडेंसाइल बेस्ड ही बना रखा है, जो मिनॉक्सिडिल से बहुत बेटर है और आपको बहुत इफेक्टिवली रिजल्ट विद इन अ मंथ देना शुरू कर देगा। बट इंटरनली भी उसको उतना ठीक करने की ज़रूरत है।
इंटरनली आपको अपनी इम्यूनिटी को बैलेंस करना पड़ेगा। ओके। मिनरल विटामिन्स भरपूर खाओ और स्ट्रेस फ्री रहो। आपने कहा कि स्ट्रेस फ्री रहो, लोगों को स्ट्रेस ही यही है कि बाल झड़ रहे हैं। चलिए, ये तो खैर मजाक की बात रही। मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी। डर्मा रोलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव अभी चल रहे हैं, जहाँ पर देखिए सोशल मीडिया पर कि आप डर्मा रोलर्स यूज़ करोगे तो हेयर ग्रोथ वापस से आ जाएगी। सेफ़ है यूज़ करना? चॉइस, अगेन चॉइस। अगर आप नॉर्मल अपने टिप से भी अप्लाई कर रहे हो कोई चीज़ और अच्छे से मसाज कर रहे हो तो वो डर्मा रोलर का ही काम करेगी। और सिर्फ ऊपरी आपको इलाज नहीं करना है, पहले तो रूल आउट करना है कि क्या अंदर आपकी मशीन ठीक चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, घर जैसे खराब हो रहा है, सीलन आ रहा है और पेंट कराना है, तो बाहर से अच्छा दिखाने के लिए आप पेंट कराओगे बट अंदर से सीलन को भराओगे। तो वो सीलन अगर कोई बॉडी में चल रही है, कोई डिसऑर्डर है, आयरन कम है, विटामिन डी कम है, या फिर पीसीओडी है, थायराइड डिस्टर्ब है, तो इनको भी साथ साथ ठीक करना है और एप्लीकेबल्स ऐसे यूज़ करने हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में साइड इफ़ेक्ट ना दे। स्विच टू द नेचुरल हर्बल वन। और अगर आप ढंग से खा पी रहे हैं तो प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व होगी। आजकल लोगों को पिंक लिप्स चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को कॉन्शियस हो जाते हैं जब बाहर जाते हैं, विदाउट लिपस्टिक बाहर नहीं निकल पाते हैं। लड़कियों की अगर हम बात करें, अगर पिगमेंटेशन होती है लिप्स पे, तो क्या कोई नेचुरल कुछ ऐसा उपाय है या कोई आयुर्वेद का कोई नुस्खा है कि पिंक लिप्स हम पा पाएँ? सबसे पहले स्मोकिंग छोड़ना पड़ेगा। ओके। अच्छा, जो नहीं करते उनके लिए आप बीट रूट आता है ना, बीट रूट को या रोज पेटल को, दोनों में से कोई भी चूज कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए, वॉश करके अच्छे से। जब वो अच्छे से ड्राई हो जाए उनको ग्राइंड कर लीजिए, पाउडर बना लीजिए और उसमें हल्का सा ग्लिसरीन का 1-2 ड्रॉप डाल दीजिए या विटामिन ई का ऑयल का 1-2 ड्रॉप डाल दीजिए। आपका वो बाम बन गया नेचुरल, और वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन आप ये ब्लशिंग और ये टिंट्स का भी काम करते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जी, तो नेचुरल बड़ी अच्छी चीज़ें आपने बता दी। मैम, जैसे अभी सोराइसिस को लेकर हम बात कर रहे थे, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना है सोराइसिस को लेकर। सोराइसिस की प्रॉब्लम जब किसी मेल पर्सन को हो जाती है, हम देखते हैं प्राइवेट पार्ट्स के आसपास भी सोराइसिस की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर वो अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो वो क्या सेफ है फीमेल पार्टनर के लिए? एब्सोल्युटली। अगर सिर्फ सोराइसिस ही है तो वो पार्टनर बनाएंगे, अगर अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से बना सकते हैं, बस फंगल नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही फंगल इन्फेक्शन है या स्केबीज ऐसा होता है कि जो एक से दूसरे में फैलता है या स्किन कांटेक्ट से फैलता है। अदरवाइज सोराइसिस है तो आप बेझिझक होकर कांटेक्ट बनाइए, आप इमोशनल कांटेक्ट बनाएं, फिजिकल बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका पार्टनर एब्सोल्युटली सेफ है। दोनों में डिफरेंस क्या, फंगल इन्फेक्शन और सोराइसिस? और इसमें एक सवाल मैं भी ऐड कर दूं ताकि आप साथ ही जवाब दे दें, और कितने चांसेस है कि उनका होने वाला बच्चा सेफ है या उसको भी हो जाएगा? हाँ, ये लोगों का बहुत क्वेरी है। तो सोराइसिस एंड फंगल, सोराइसिस तो अंदर से ही आ रहा है, ऑटोइम्यून बीमारी है ना, पपड़ी भी झड़ रहा है। फंगल इज एक्वायर्ड, जैसे आपको पसीना आया प्राइवेट पार्ट पे, आप जिम भी कर रहे हैं या जिम में कोई आपसे पहले एक्सरसाइज करके गया, उसको कोई इन्फेक्शन था, आपने सेम मशीन यूज़ कर लिया बिना साफ कराए, क्लीन कराए, तो आपको वहाँ पे वो एक्वायर्ड हो गया। मतलब ये इन्फेक्शन आपको बाहर से मिल रहा है, कांटेक्ट से मिल रहा है, कोई पहले से इन्फेक्टेड है उससे ये फैल रहा है। या पसीने अगर आ रहे हैं प्राइवेट पार्ट पे, अंडर थाई पे, आर्म पिट्स पे, तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम फंगल इन्फेक्शन की हो जाती है। एंड दिस इज़ एक्वायर्ड, मतलब बाहर मॉनसून चल रहा है, इन्फेक्शन सारे ही फैलते हैं, बैक्टीरियल, फंगल, तो उनसे ये कैच करने वाली बीमारी है और ये टेम्परेरीली है, ये 5-7 दिन तक रहेगी। अगर आप ढंग से उसको ट्रीट कर रहे हैं तो वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। और इसका एक स्पेसिफिक सिम्टम है कि जब आप खुजाते हो ना फंगल इन्फेक्शन में तो आपको मज़ा आता है, आपको मन करता है मैं और खुजाऊं, इचिंग करता ही रहूं, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ये एक स्पेसिफिक डिफरेंस होता है सोराइसिस और फंगल में। एंड जो आपने मुझसे पूछा कि आने वाले बच्चे को सोराइसिस हो सकता है या नहीं, तो ये उसकी किस्मत पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तक साइंस ने जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक कोडिंग को कैसे चेंज करना है इतना हम एडवांस नहीं हुए हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल पार्टनर्स में से एक को सोराइसिस है, एक को नहीं है, अब आगे जो बच्चा बनेगा वो दोनों के क्रोमोसोम और दोनों के जेनेटिक मटेरियल से बनेगा 50-50%। अब वो उसकी किस्मत है कि किसकी डोमिनेंसी रहती है और क्या उसको कोई ऑटोइम्यून बीमारी हो सकती है या नहीं। हो सकता है नहीं भी हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में दिखे, उस जनरेशन में ना दिखे। तो टोटली ये उसका फेट है और उसकी किस्मत है, क्योंकि जो जेनेटिक मेकअप है वो हम नहीं पता कर सकते कि कैसा बन रहा है और इतना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ये होगा या नहीं होगा जी। बट दोनों चांसेस हैं, 50% प्रोबेबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता।
इससे एक डिफरेंट मेरा सवाल है आपको, फेस से लेकर मेरा एक सवाल है। बहुत सारे जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती हैं एजिंग को लेके, एजिंग के साइन फेस पर जो दिखने लगते हैं उसको लेकर। केमिकल पील का ज़माना चल रहा है, हर कोई चाह रहा है कि केमिकल पील का ऑप्शन ले लें और बिल्कुल हम जवान दिखने लग जाएं। केमिकल पील्स लेना क्या सेफ़ है, सबके लिए लेना चाहिए या नहीं? और आयुर्वेद का कोई नुस्खा तो बता ही दीजिए कि किस तरह से यंग दिखें। सी एजिंग इज समथिंग जो आप नहीं रोक सकते। मुझे भी आएगी, हो सकता है आपको 30s में दिख जाए, मुझे 40s में दिखे या 50s में दिखे, बट दिखेगी ज़रूर, है ना। आप एजिंग का प्रोसेस नहीं रोक सकते, उसको डिलेड कर सकते हो। एंड जो पील्स हैं वो एक टेम्परेली बेसिस पे तो अच्छा काम करती हैं, मतलब आपको रिलीफ चाहिए, आपने 1 सिटिंग लिया, 2 सिटिंग लिया और आपको दिख गया चेंजेस, बट फिर लेटर ऑन 3 महीना 4 महीने बाद प्रॉब्लम वहीं की वहीं खड़ी है। और फ्रीक्वेंट पील्स यूज़ करने से सेंसिटिविटी बनता है, मतलब हाँ स्किन सेंसिटिव, क्योंकि पेशेंट आते हैं वो बोलते हैं पील लिया था तब से मुंह हमारा सूज गया है, स्वेल्ड हो गया है, सोलन हो गया है, रेड हो गया है, ये दाने ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशंस हैं 2-4 जो पील्स के बाद देखने को मिल सकते हैं। और अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो लोगों ने योगा को बहुत पीछे छोड़ा हुआ है, मतलब बहुत अंडर एस्टिमेट किया हुआ है। हाँ। अगर आप योगा कर रहे हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो अभी आपको पसंद है मिक्स करो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, योगा करो, रनिंग करो, डांस करो, मिक्स करो, बट कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जब आप करना शुरू करते हैं तो आपकी एजिंग रिवर्स होती है। ओह यस तो जो आप एजिंग की बात करो उसको आप डिले कर सकते हो। आप 30s में नहीं बूढ़े लगोगे, आप लेटर ऑन ही लगोगे। तो ये प्रैक्टिस सबको शुरू करनी चाहिए। मैम जैसे भी थोड़ी देर पहले आपने स्ट्रेच मार्क्स को लेकर बात कर रखी थी, हम देखते हैं कि ना जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके बाद आफ्टर प्रेगनेंसी उनके स्टमक पे निशान आ जाते हैं, या कोई जिम वर्कआउट कर रहा है तो उसके शोल्डर पे आ जाते हैं, या चेस्ट के आसपास स्ट्रेच मार्क्स देखने को मिलते हैं। तो इनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए कोई रेमेडी बताइए आप। इसको ठीक हम आमिर नहीं कर सकते इनको। अगर वो बहुत रेड हैं, बहुत ज़्यादा डार्क इन कलर है, तो हम फेड आउट कर सकते हैं। बट आप चाहो कि जो स्किन की इलास्टिसिटी पहले बढ़ी फिर कम हुई और उन मार्क्स को आप हटा दो, तो वो आप नहीं कर पाओगे। मेरे खुद के हैं पर्सनल प्रेगनेंसी के बाद, तो नहीं हो पाते हैं, बट आप फेड आउट कर सकते हो। बाय द टाइम वो खुद भी फेड आउट होते हैं, बट अगर आपको अनलेस वो कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहे हैं तो उन्हें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और आपको तरह तरह की चीज़ें उस पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपकी स्किन उससे ख़राब होती है। तो आप फेड आउट करो, और बाय द टाइम वो वैसे भी धीरे धीरे हो ही जाएंगे फेड आउट, तो आप एक्सेप्ट कर लो। हो गया तो एक्सेप्ट कर लो कि ठीक है, इट्स ओके, स्ट्रेच मार्क्स ही हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई सारे लोग बताते हैं कि शुरुआत में ही अगर प्रेगनेंसी के आप कुछ यूज़ करने लगोगे, ऑयल वगैरह कुछ चीज़ें बताते हैं, तो बाद में जाके वो होंगे नहीं। तो ऐसा भी पॉसिबल है? ऐसा चांसेस कम हो जाते हैं, हो सकता है जो बहुत सिवियर होने हो वो कम हो जाए, है ना, पूरा एरिया ना हो, थोड़ा सा एरिया हो जाए। तो आप ऑयल्स लगा सकते हो ताकि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बरकरार रहे। और आप विटामिन ई का यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ऑयल्स भी हैं, नेचुरल ऑयल्स हैं, जैसे रोजमेरी ऑयल है, या आप आलमंड ऑयल है, वो भी लगा के मतलब अपने स्ट्रेच मार्क्स को आप बहुत बढ़ने से रोक सकते हो। तो वो कम होंगे, बट जो स्किन स्ट्रेच हो रही है जिस भी पार्ट की और वो वापस अपनी जगह पे आ रही है, इलास्टिसिटी लूज कर रही है, वो पक्का कोई ना कोई निशान छोड़ेगी। ओके ओके। तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हेयर कलर को लेके एक और मेरा सवाल है जी। हेयर फॉल की समस्या तो बनी ही है, लेकिन एक वाइट हो जाते हैं जो बाल लोगों की, वो भी समस्या है। जेनेटिक भी होता है ये हम जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे लोग कहते हैं कि नमक का हाथ सर पे लगा दिया तो आपके बाल वाइट हो जाएंगे। अभी मिथ है, फैक्ट है, तो आप ही बताएंगे। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत सारे कलर अलग अलग यूज करने से भी क्या बाल वाइट होते हैं? एब्सोल्युटली होते हैं। आजकल आप देखो 13-14 साल का बच्चा स्ट्रीक्स करा के घूम रहा है, राइट, हाइलाइट्स करा के घूम रहा है, तो ज़रूरत नहीं है ना। जब आप नेचुरली सफ़ेद हो रहे हैं 30s के बाद, 40s के बाद, तब आप नेचुरल तरीक़ों से आप अपने बालों को नॉर्मल कलर कर सकते हो। बट मैं बोलूँ 13-14 साल की उम्र में आपको क्या ज़रूरत पड़ रही है बाल कलर करने की? कोई ज़रूरत नहीं है। बट आज 16 साल के बच्चे देखो हाइलाइट्स करा के घूम रहे हैं, बरगंडी, रेड, पता नहीं कौन कौन से कलर्स आ गए। तो इन सब चीज़ों को नेसेसरली नहीं अडेप्ट करना चाहिए। और जेनेटिक तो है ही, ऑब्वियसली जेनेटिक है, और इन सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और अपने ईटिंग हैबिट्स और इन सारी एक्टिविटीज़ से हम उनको प्रमोट करते हैं। तो वो प्रमोशन नहीं देना चाहिए, मतलब स्टे टू नेचुरल। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं 30 क्रॉस कर रही हूँ, बट मैंने आज तक कलर नहीं कराया, ना मेहंदी लगाया, ना हैना लगाया, तो नेचुरली बाल ठीक ही चल रहे हैं। तो जब जो चीज़ ठीक चल रही है उसको ट्रिगर करने की या छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, नेचर के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है।
और अगर हो ही रहे हैं, अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं लोगों के, तो उसके लिए आप कलौंजी के सीड्स ले सकते हो, मेथी दाना ले सकते हो, आंवला पाउडर आप ले सकते हो, और भृंगराज पाउडर, इन सबको मिला दो, कर्ड में मिक्स कर लो और पेस्ट बना के वीकली बेसिस पे आप लगा के छोड़ दो और वॉश कर लो। तो जो बाल सफ़ेद हैं वो नेचुरली बिना कलर के आपके ब्राउनिश या ब्लैकिश कलर आपको दिखेगा। यानी कलर नहीं पॉसिबल लगाना है, पड़ेगा। वाइट Yes, हो yes. गए तो उनको ब्लैक Yes, करना yes, पॉसिबल yes, है yes, नेचुरली। yes. मैम कुछ रेमेडीज़ अब आपसे जाननी है। पहले तो सोराइसिस की ही कुछ रेमेडीज़ आपसे मेरे को जाननी है। सबसे पहले अगर सोराइसिस का पेशेंट है तो उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, आप हमें बताइए। क्या नहीं खाना चाहिए, वो सबसे पहला नॉनवेज किसी भी तरह का, दूसरा अल्कोहल नहीं लेना, अगर ये दोनों लिए तो ब्लास्ट होता है। नंबर 3 इज़ योर जंक फूड, केन फूड, प्रोसेस फूड, बाहर का खाना जो भी आजकल आ रहा है, फ्रोज़न फूड, ये सब अवॉइड करना है। नंबर 4 बहुत ज़्यादा मिर्ची मसाले वो नहीं खाएगा। मिर्ची मसालों में जैसे गरम मसाला या तरह तरह के मसाले आते हैं, कीप इट सिंपल। आप हरी मिर्ची, काली मिर्च का सेवन करो, घर में खाना बनाओ नॉर्मल सा तड़का लगा के। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स उसको नहीं लेने हैं। डेयरी खा के भी सोरासिस बढ़ता है या रिलैप्स होता है। तो गाय भैंस का जो दूध है वो अवॉइड करना चाहिए। आप उसके ऑल्टरनेटिव्स ले लो, आप कोकोनट मिल्क ले लो, आलमंड मिल्क ले लो, सोया मिल्क ले लो, ओट मिल्क ले लो, तो उसके ऑल्टरनेटिव्स आप लो। बंद मत करो दूध, बट गाय भैंस से एक्सट्रैक्टेड दूध मत लो, क्योंकि जैसा हम बात कर रहे थे वही पुरानी प्रथा चली आ रही है। दूध पी लिया गाय भैंस का तो पूरा न्यूट्रिशन जा रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं जा रहा। और आज की डेट में मैक्सिमम जनता को ये नहीं पता कि वो दूध पचा भी नहीं पाते हैं, उनको एलर्जी करता है, राइट। तो वो सब अवॉइड करना चाहिए। और ऑब्वियसली ट्रीटमेंट कैसा ले रहे हो वो निर्भर करता है। अगर आप स्टीरॉयड ले रहे हो तो बीमारी वापस आएगी। अगर आप ऑल्टरनेट पैथीज, आयुर्वेद है, होम्योपैथी और आपको आराम दे रही हैं तो स्टिक टू दैट ओनली। आप उन पे रहो, एटलीस्ट आपके लिवर किडनी खराब नहीं होंगे और आपका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से होम रेमेडीज़ क्या होने चाहिए सोराइसिस पेशेंट के लिए? सोरासिस पेशेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ्लेकिंग, इचिंग, ड्राइनेस, रेडनेस। उसके लिए कुछ नहीं करना, नारियल का तेल लेना है और उसमें 2-4 आपको बंडल कपूर के डाल देने हैं और अप्लाई कर लेना है। तो आपका रेडनेस, इचिंग कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और स्किन पे जो आग निकल रहा होता है पेशेंट के वर्ड्स में, उनको सूदिंग इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जो व्यूअर्स हमारे पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, उनके लिए बहुत सारे सवाल अब रेमेडीज़ में बदल दिए हैं मैंने, क्योंकि अब रेमेडीज़ आपसे जाननी है, क्योंकि आप रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा बताते हैं। तो खूबसूरत दिखने के लिए कौन सी होम रेमेडीज़ करी जाए? खूबसूरत दिखने के लिए बस हंसना ज़रूरी है, राइट। हंसना ज़रूरी है, अच्छा खाना ज़रूरी है। आप खुद भी नोटिस करना, जिस दिन आप अपसेट होते हो उस दिन आप खुद को अच्छे नहीं लगोगे मिरर में। तो आपको खुश रहना है, अच्छा खाना है और बस क्लेंस करना है और मॉइस्चराइज करना है। पानी पियो, बहुत सारा पानी नहीं पीते हम लोग। कोक पी लेंगे, है ना, मॉकटेल्स पी लेंगे, कॉकटेल्स पी लेंगे, बट पानी नहीं पियेंगे। पानी पियो बहुत सारा और मस्त रहो। क्या उसकी कोई लिमिट होगी पानी की? जितनी आपकी प्यास है। अगर प्यास नहीं है तो दवाई समझ के पियो, बट पियो। उसमें खीरा डाल के पियो, बट पियो। डिटॉक्स वाटर, डिटॉक्स करो खुद को और स्वेट आउट ज़रूर करो, है ना। तो जो स्वेट आउट करना है वो भी स्किन के सेल्स को ऑक्सीजन देता है, सांस लेने देता है। तो स्वेट आउट करो, बाय एनी मीन्स स्वेट आउट करो। जितने टॉक्सिन्स हैं वो बाहर जाएंगे, आप ऐसे ही सुंदर दिखेंगे। और एलोपेसिया के बारे में भी जैसे हम बात कर रहे थे ना, क्योंकि ये भी बीमारी बहुत ज़्यादा है। किसी के बियर्ड में हो जाती है, सर में अलग अलग स्पॉट बनने लग जाते हैं, या चेस्ट के हेयर पे भी आ जाता है स्पॉट इसका। तो आयुर्वेद में इसके लिए कोई रेमेडीज़ हैं, होम रेमेडीज़, जिसे अप्लाई करें हम और ये इस प्रॉब्लम से बचा जा सके? क्योंकि एकदम शुरू हो जाता है, बड़े बड़े स्पॉट बना देता है। और या तो एलोपैथिक का अगर हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो इंजेक्शन लगवाइए, उससे ये ठीक होता है। तो आयुर्वेद क्या बता रहा है इसके लिए? आयुर्वेद में आप रोजमेरी ऑयल यूज़ कर सकते हो, आपको उससे रिजल्ट्स दिखेंगे, हेयर फॉल रुकेगा और पैचेस बनने बंद हो जाएंगे। दूसरा, आप कोकोनट मिल्क अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट स्कैल्प पे। कुछ नहीं करना, जो नारियल होता है उसको बस आपको वॉश करना है, मिक्सी में ग्राइंड करना है, पानी डाल के दूध बन जाएगा और वो अप्लाई कर लेना है। और आपको चाहे अगर ये सब का टाइम भी नहीं मिल रहा, बहुत बिजी हेक्टिक शेड्यूल है, तो आप सिया का रेड एंड साइल जो हमारा ग्रोथ सिरम है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें हमने डाली हैं जो हम घरेलू नुस्खे और टिप्स में बात करते हैं। तो वो सारी चीज़ें उसमें हैं, अगर टाइम बचाना है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे हमने एक्ने की भी बात करी थी शुरुआत में ना, एक्ने को लेकर भी आपने कुछ चीज़ें बताई थी क्यों हो रहा है, लेकिन हो क्यों रहा है ये आपने बता दिया। अभी हम ठीक कैसे करेंगे घर के अंदर, क्योंकि एक्ने बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, परेशान है। लड़कियों को सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि मेकअप यूज़ करना
इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मेकअप हमें भी लेना पड़ता है, हमें प्रॉब्लम हो जाती है, तो इससे कैसे बचा जा सके? इसके लिए अगर बहुत ही सिस्टिक हार्मोनल एक्ने हैं, बहुत ही ज़िद्दी एक्ने जो गड्ढे छोड़ जाते हैं, तो हम श्रेयाज में उनका ट्रीटमेंट देते हैं जो ब्लड प्योरिफिकेशन करता है और आपके पित्त को बैलेंस करके रखता है, टॉक्सिन्स को बाहर फेंकता है। साथ साथ जैसा मैंने बोला, जैसा आप खाओगे वैसा आपका स्किन रिफ्लेक्ट करेगा। तो आपको अच्छा खाना है, बहुत ज़्यादा फ्राइड ऑयली बाहर का खाना अवॉइड करना है, एनिमल प्रोटीन बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, कभी कभार इट्स ओके, बट डेली बेसिस पे मत लीजिए, डेयरी को अवॉइड करिए। और आप चाहें तो जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं एक्ने रिलेटेड, करेक्टर है, क्रीम्स हैं, वो लगा के आप उनको ठीक भी कर सकते हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एप्लीकेबल में नेचुरल है, प्रॉपर आयुर्वेद बेस्ड है, नेचुरल है, आप उनको यूज़ करें, वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। एक अभी थोड़ी देर पहले अंशिका ने क्वेश्चन आपसे किया था लिप्स के लिए कि लिप्स को गुलाबी हम कैसे रखें। लिप्स में दो प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, एक ना लिप्स के अंदर दरारें पड़ने लगती हैं, फटे फटे होठ हो जाते हैं, सर्दियों में ज़्यादातर हम देखते हैं, या जब हम पानी नहीं पीते प्रॉपर पूरे दिन में तब ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो ये कैसे स्मूथ हो एकदम? ये पहले तो पानी पीना है, राइट, और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं वो कोई स्किन डिसऑर्डर ना हो, राइट। अगर वो स्किन डिसऑर्डर नहीं हो, नॉर्मल सिर्फ क्रैक ही हो रहा है, तो आप सिर्फ जो घी है, देसी घी है, उसको आप अप्लाई करो। देसी घी से अच्छा रिपेयर कोई नहीं कर सकता। आप देसी घी अप्लाई करो लिप्स पे, जितने भी क्रैक्स हैं, ड्राइनेस हैं, वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो इसे लिप से फेस पे भी कर सकते हैं इसको? प्रॉपर नहीं, फेस पे नहीं करना, फेस पे तो प्रॉब्लम दे सकता है, बट ये जहाँ आपको इचिंग और ड्राइनेस बन रहा है वहाँ आप घी अप्लाई कर सकते हैं, फिंगर में थोड़ा सा लेके। आपका जो भी क्रैक्स हैं, ड्राइनेस है या इचिंग हो रहा है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अभी जैसे हमने बात करी थी लिकोडर्मा को लेकर, सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम भी मिथ आपने क्लियर पहले तो कर दिया कि फ़िश के बाद अगर आपने मिल्क पिया तो उससे ये नहीं होता, लेकिन जब ये किसी को होना शुरू हो जाता है तो या तो हम देखते हैं हाथों से शुरू होता है या फेस पे कहीं ना कहीं एक स्पॉट हो, धीरे धीरे पूरी बॉडी में होने लगता है, सफ़ेद हो जाती है पूरी बॉडी। तो आयुर्वेद का प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहा है आपके यहाँ पे, इसका इलाज प्रॉपर हो सकता है? अगर कोई जो भी ऑडियंस हमारे देख रहे हैं किसी ना किसी को प्रॉब्लम होगी, ऑफकोर्स अगर वो आपके पास आते हैं तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट है? श्रेयाज में विटिलिगो जब पेशेंट मेरे पास आता है और उसकी बॉडी अगर 90 और 100% कवर्ड है, पूरी वाइट हो गई है, तो मैं मना कर देती हूँ कि मत लो। अच्छा, ना अपना टाइम वेस्ट करो, ना एनर्जी वेस्ट करो, ना मनी वेस्ट करो, राइट। तो अगर पेशेंट 60-50% अफेक्टेड है सफ़ेद दाग से, 70% तक भी अफेक्टेड है, तो ही हम श्रेयाज में उसका इलाज करते हैं सफ़ेद दाग का, क्योंकि सालों साल दवा खाना पेशेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है, सालों साल रेजीम्स फॉलो करना पेशेंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो पूरी बॉडी पे क्रीम लगाए बैठ के या रेजीम्स फॉलो करे या दवा खाए। तो ऐसे में हम पेशेंट को क्लियरली बोलते हैं अगर 60-70-50% कवर्ड है तो यस, हम इसको बढ़ने से भी रोक सकते हैं और हम श्रेयाज में इसको ठीक भी कर सकते हैं। बट अगर 90 और 100% है, मतलब पूरा ही वाइट हो गया है, तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सेप्ट कर लो। क्योंकि क्या होता है जब आपका थोड़ा सा बॉडी वाइट पैचेस में है तो लोग बोलते हैं कि आपके घर का बच्चा है, लगता नहीं है, ये तो एकदम अलग है। बट जब वो 90-100% पूरा सफ़ेद हो जाता है तो बोलते हैं ये तो अंग्रेज़ हो गया है, ये तो आपके घर का है ही नहीं। तो आप धारणा देख रहे हो लोगों की कैसे बदल जाती है। तो लोगों की बातों को अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। अगर 90-100% आपका बॉडी कवर्ड है सफ़ेद दाग में तो आप एक्सेप्ट कर लो और आप नॉर्मल हो। ऐसा नहीं है कि आपका पूरी बॉडी सफ़ेद हो गया तो अंदर कोई आपको हार्म हो रहा है या कोई नुकसान हो रहा है। आप एकदम एब्सोल्युटली सेफ हो, बस पिगमेंट आपका कम बन रहा है और आप और थोड़ा हटके दिख रहे हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैम एक चीज़ और आपसे पूछनी थी, हम देखते हैं नीज़ पे ना ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं या पैरों में हमारे ब्लैक स्पॉट होने लगते हैं, तो इसके लिए होम रेमेडीज़ क्या करें हम? इसके लिए आपको सिर्फ एक्सफोलिएट करना है। जो ब्लैक स्पॉट होते हैं वो ड्राइनेस के साथ आते हैं। एक तो मुझे नहीं लगता कि शायद जो हमारे एल्बो जॉइंट है या नी जॉइंट है उस पर हम मॉइस्चराइज भी करते हैं, मॉइस्चराइज़र भी लगाते हैं, नहीं लगाते, ध्यान ही नहीं जाता। तो मॉइस्चराइज़ करना है और वीकली बेसिस पे आप एक्सफोलिएट कर सकते हो, बेसन लगा के आप उसको स्क्रबिंग दे सकते हो या आप जो भी स्क्रब यूज़ करना चाहो कर सकते हो, तो वो ब्लैकनेस आपकी चली जाएगी। एक और मेरा सवाल है, एक छोटा सा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे लोगों को अराउंड द नेक छोटे छोटे मोल्स होने लगते हैं, छोटे छोटे मोल्स होने लगते हैं और जैसे तिल होते हैं उस टाइप का रेड रेड स्पॉट होने लगते हैं, वो क्यों होते हैं? क्या इसका भी कोई इलाज आयुर्वेद में है? वो मोल्स नहीं होते, वो वॉट्स होते हैं, ओके, राइट, जो हल्के रेडिश कलर के होते हैं। तो वो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ओके, होने की वजह से प्रोड्यूस होते हैं और वो स्किन का सिर्फ एक डेड टिश्यू है, ओके, डेड सेल्स हैं जो एक्यूमुलेट हो गया और एक्स्ट्रा ग्रोथ उसने बना दी। तो उसके लिए अपना कोलेस्ट्रॉल ठीक करना है,
राइट। अगर बॉडी में फैट ज़्यादा है तो फैट को कम करना है, और ऑब्वियसली सही ट्रीटमेंट से आप उनको भी रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, रिड्यूस हो सकता है या फिर इसके लिए सर्जरीज ही करनी होंगी? फिर पेशेंट की चॉइस है, अगर उसमें हैं पेशेंस हैं, सब्र है, तो ट्रीटमेंट से ठीक कर ले। अब उसको एक ही दिन में ठीक करना है तो फिर सर्जरी करा ले, बट उससे ये नहीं होगा कि आपके और कोई जगह पे वो स्पॉट्स नहीं होंगे, यहाँ से ठीक होगा यहाँ आ जाएगा। सर्जरी तो एक ही जगह होगी, अंदर से ठीक करना ज़रूरी है। तो अंदर से ठीक करने के लिए आपको सही राइट चॉइस ज़रूरी है, आपकी ट्रीटमेंट को लेकर अप्रोच ज़रूरी है। अगर वो अप्रोच सही है और सब्र है तो सब कुछ संभव है। सब्र से काम लेना पड़ेगा बस। जी मैम, आखिर में इस पॉडकास्ट में जो भी व्यूअर्स हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दूसरा, जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, खूबसूरत होना चाहते हैं, वो कैसे आपसे मिल सकते हैं? बस मिलना चाहते हैं उनको मैं यही बोलूँगी कि आप श्रेयाज आ सकते हैं गुरुग्राम सुशांत लोक में। हम वहाँ पे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड टिप्स के लिए कुछ भी नहीं है, बस आपको रात भर रोना नहीं है, फ़ोन नहीं चलाना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, अच्छा खाना है और मस्त रहना है। बेसिकली मस्त रहना है और नेचर से जुड़े रहना है। जितना आप नेचुरल प्रोडक्ट्स और नेचर को आप सपोर्ट करोगे, जुड़े रहोगे, उतने कॉम्प्लिकेशन कम होंगे, राइट। तो इतना भी आप फॉलो कर लो आप, और जैसे हो आप बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत हो, अपने आप को बदलने की ज़रूरत नहीं है। तो Thank यही you एक so सबसे much. बड़ी टिप है जी। बहुत शानदार पॉडकास्ट आपके साथ, बहुत सारे मिथ क्लियर आपने किया। थैंक्स फॉर थैंक यू, कमिंग मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये शानदार पॉडकास्ट रहा डॉक्टर मेघा के साथ। मैम ने बहुत ज़्यादा जो हमारे मिथ थे वो क्लियर करे, बहुत सारी होम रेमेडीज़ हमें बताई हैं जिन्हें कर कर आप खूबसूरत बन सकते हैं। अगर आप मैम की तरह खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आपको वो रेमेडीज़ करनी होंगी, वो चीज़ें अपनानी होंगी जो इस पॉडकास्ट में मैम ने बताई। अगर आपका कोई भी सवाल है, आपको जानना चाहते हैं, आप मिलना चाहते हैं, तो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स हमने डाली हैं, आप मैम से जाकर मिल सकते हैं। जो भी आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, उसका ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। तो हमारे इस पॉडकास्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट में। नमस्कार।